नमस्कार दोस्तों आज जिस रूट के बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ वो लखनऊ मंडल में उत्तर रेलवे का बहुत ही अहम स्टेशन है, बहुत ही अहम रेलवे ट्रैक है या बहुत ही अहम रूट है। वो किस लिए बहुत ही अहम है वो वीडियो में आपको आगे पता पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अभी मैं आप लोगों को जायस से लेकर प्रतापगढ़ तक और का तो सारी जानकारी दे चुका हूँ हर एक स्टेशन वाइज। इसके आगे अब हम जो बढ़े हैं वो प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज, यानी कि प्रतापगढ़ जंक्शन से लेकर संगम देवभूमि जो है, यानी हमारा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ का जो मुख्य स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, वहाँ तक के उस रूट की जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें कि मैं प्रतापगढ़ के साथ साथ भूपिया मऊ और उसके बाद विश्वनाथगंज इसका जो ट्रैक है इसकी जानकारी आपको दे चुका। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं जो महत्वपूर्ण आपको रूट बता रहा हूँ वो है फाफा मऊ से प्रयागराज। ये लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का एक सेक्शन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किस लिए है वो आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये अन्य वीडियो से थोड़ा सा हट के है, बहुत ही रोचक होने वाली इस रूट की, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो बहुत कम ही आप लोगों को पता होगी। इतनी जानकारी मुझे भी इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब दोस्तों आइए हम सीधे जो है सर्वप्रथम तो आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। और अब आपको पता ही है कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करिएगा। अब आइए तो दोस्तों, फाफा मऊ से प्रयागराज ये लगभग 20 किलोमीटर का एक सेक्शन है जिसका सीआरएस भी हो चुका है। सीआरएस की जानकारी भी मैं आपको थोड़ा सा आगे दूंगा, उससे पहले कुछ रोचक जानकारियाँ हो जाए। तो ये लखनऊ मंडल के उत्तर रेलवे में पड़ता है और ये महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है, क्योंकि यह वाकई अपने आप में किसी संगम से कम नहीं है। ये अगर मैं बात करूं संगम तुल्य है, जैसे कि प्रयागराज जो तीर्थ है वो संगम के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है और आस्था का प्रतीक है, आस्था और विश्वास का जीता जागता एक जीवित उदाहरण है। उसी प्रकार से ये जो रेलवे ट्रैक है यानी कि फाफा मऊ से प्रयागराज, ये भी अपने आप में एक संगम है। संगम किस लिए है? क्योंकि अगर आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रयागराज आना चाहते हैं वाया रायबरेली और ऊंचाहार, ध्यान दीजिएगा, अगर आप वाया रायबरेली और ऊंचाहार से प्रयागराज जाना चाहते हैं तब भी आपको फाफा मऊ क्रॉस करना पड़ेगा, यानी फाफा मऊ से ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप भोले बाबा की नगरी यानी काशी बनारस वाराणसी से प्रयागराज जाना चाहते हैं और जिसका रूट है भदोही जंघई और फूलपुर के रास्ते, तब भी आपको फाफा मऊ से होकर ही प्रयागराज जाना पड़ेगा। और तीसरा, प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या, वहाँ से आप प्रयागराज जाना चाहते हैं यानी कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के रास्ते से, तब भी आपको फाफा मऊ से ही प्रयागराज जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 रूट ऐसे हैं जिसका समावेश यानी जिसका संगम जो है वो फाफा मऊ में है, यानी कि फाफा मऊ एक सेंट्रल पॉइंट हो गया कि अगर 3 रूट से यानी कि आप लखनऊ से प्रयागराज जाते हैं या बनारस से प्रयागराज जाते हैं या अयोध्या से प्रयागराज जाते हैं तो आपको फाफा मऊ होकर ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रूट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने इसको बताया ये किसी संगम से कम नहीं है। और एक विचित्र और ख़ास बात बताऊं कि यहाँ से जाने के लिए यानी कि प्रयागराज जाने के लिए इनकमिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो 3 थे, यानी कि 3 रूट तो अंदर जाते थे प्रयागराज के अंदर, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के लिए खाली एक रूट ही मिलता था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इनकमिंग की तो इनकमिंग 3 थी, जो कि लखनऊ से प्रयागराज, बनारस से प्रयागराज और अयोध्या से प्रयागराज। मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि आपको ये तीनों रूट क्लियर हो जाए। और इसके बाद जब हम बाहर निकलते थे तो वहाँ से सिर्फ एक रूट ही हमें मिलता था बाहर निकलने का। दोस्तों इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ ट्रेन की जानकारी के साथ साथ करजन ब्रिज जो कि 1905 में बना था उसकी भी जानकारी देंगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमें बाहर निकलने के लिए यानी प्रयागराज से जब हम बाहर जाते थे दिशा में तो आउटगोइंग के लिए सिर्फ एक रेलवे ट्रैक था जो कि सिंगल रेलवे लाइन थी और जिसकी वजह से हमें क्रॉसिंग पर काफ़ी समय लगता था, मतलब 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे अगर हम पैसेंजर ट्रेन से जाते थे।
जैसे प्यारे लाल, जिसको हम PRL बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में, मतलब अपना उसको प्यारे लाल बोलते थे। अगर ऐसी कुछ पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से हम लोग वहाँ पे जाते थे तो ये मानिए कि पहले एक्सप्रेस गाड़ियों को जो है वहाँ से विदा किया जाता था, और यहाँ तक कि एक्सप्रेस गाड़ियों में भी 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता था। फिर पैसेंजर में तो काफ़ी समय लग जाता था, बहुत परेशानी होती थी। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको करजन ब्रिज के बारे में बता रहा था, तो फाफामऊ से प्रयागराज के बीच एक ब्रिज था जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। इसका निर्माण 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 सन में हुआ था, जो कि वहाँ पे लॉर्ड यानी कि अंग्रेज़ों के समय में, ब्रिटिश काल में वायसराय लॉर्ड कर्जन नाम से जाने जाते थे, उनके समय में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था। और भारतीय रेल ने बहुत तेज़ी से काम किया था। लगभग हर क्षेत्र में भारतीय रेल ने जो कार्य किया था, लॉर्ड कर्जन के समय में काफ़ी ज़्यादा कार्य किया हुआ था। और इस ब्रिज की जो खासियत थी कि इतना पुराना ब्रिज, यानी 1905 में जो ब्रिज बना था, उसमें नीचे जो है आपकी रेलगाड़ी चलती थी और ऊपर सड़क मार्ग था, यानी कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों एक साथ था। लेकिन समय बीतता गया, भारतीय रेल अपने आप डेवलप करती गई। आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदला, और रेलवे ने जब ये देखा कि अब ये लगभग 100 साल पूरे हो गए इस ब्रिज के, और रेलवे ने इसका सेफ्टी परीक्षण किया, सेफ्टी मानक के हिसाब से ये ब्रिज उतना खरा नहीं उतरा, तो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर रेलवे ने इसके संचालन पर कुछ आंशिक रूप से रोक लगाई। और वो रोक तब तक थी जब तक कि रेलवे का एक ब्रिज बनकर तैयार ना हुआ। और अब लगभग सन 2000 में, यानी कि 1998-99 के आसपास से उसी के पैरेलल, उसी के समकक्ष एक ब्रिज बनना चालू हुआ, जो भारतीय रेलवे ने उसका निर्माण कराया, और लगभग 4 से 5 सालों में ये बनकर तैयार हुआ। लेकिन इस ब्रिज की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये जो है भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। यानी दोस्तों रेलवे ने ऐसा बहुत कम किया है, या मैं कहूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ब्रिज बनवाया जिसको भविष्य में ध्यान में रखकर बनवाया। यानी कि इसकी जो पाइलिंग थी, उसके जो पिलर थे, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, उसके जो पिलर बनवाए गए थे वो डबल ट्रैक के हिसाब से बनवाए गए थे। लेकिन उसके ऊपर जो लाइन बिछाने का कार्य हुआ था, यानी स्लैब कास्टिंग का, जिसको स्लैब ढलाई का कार्य हुआ था, वो सिंगल रूट का हुआ था, क्योंकि उस समय जो आवश्यकता थी वो सिंगल रूट की थी। और रेलवे ने ये सोचा कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो इसी जो है पिलर के ऊपर ये अपनी नई रेल लाइन यानी दोहरीकरण का कार्य पूरा कर देंगे। और जब रेलवे ने यह देखा कि अब पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, रेलगाड़ियों का आवागमन हर दिशा से बहुत ज़्यादा हो गया है, तब उनको ये आवश्यकता हुई कि अब इस पर दोहरीकरण का कार्य भी पूरा किया जाए। और लगभग सन 2008, 9 और 9-10 ये 2 वर्ष ऐसे थे कि जब उस समय की तत्कालीन रेल मंत्री जो है ममता बनर्जी थी, तो उन्होंने प्रयागराज से प्रयाग और प्रयाग से फाफामऊ, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 2 सेक्शन में इसके दोहरीकरण का कार्य को करने के लिए पास किया था, जो कि था प्रयागराज से प्रयाग, जो कि 2008-2009 में जो है पास हुआ था, और प्रयाग से फाफामऊ ये 2009 से 2010 में पास हुआ था। दोस्तों उस समय पास तो ज़रूर हुआ था, लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि कोई बहुत लंबा ब्रिज नहीं था, बहुत लंबा सेक्शन नहीं था, लेकिन इसका जो पूर्ण होने का वर्ष है वो 2020 है, यानी कि इसको कंप्लीट होने में 10 वर्षों का समय लग गया। और जिसका कि कार्य में तेज़ी आई है, ये तत्कालीन जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसी सरकार में जो है इसमें तेज़ी आई है लगभग 4-5 वर्षों से, और यानी कि ये अब जाकर तैयार हुआ है। और इस समय इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, हम ये भी आपको बताएंगे कि पूरे भारतवर्ष में रेलवे का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, यानी कि दोहरीकरण, विद्युतीकरण और मेंटेनेंस, यानी कि स्टेशनों का पुनर्निर्माण, ये सब कार्य रेलवे ने बहुत ज़्यादा रूप से जो है विस्तारित किया हुआ है, और बहुत ही अच्छे कार्य के रूप में ये चल रहे हैं। अब एक और भी बात जान लीजिए कि ये जो ब्रिज बना, इस पे इसकी स्पीड का जो ट्रायल हुआ और इसको परमिशन मिली वो 110 किलोमीटर प्रति आवर की मिली, क्योंकि जब आप किसी ब्रिज पे ट्रेन चलाते हैं
तब उसकी स्पीड औसत जो आती है, यानी कि वैसे रेलवे ट्रैक पे आप चलाते हैं उससे कम होती है। लेकिन यहाँ पर इसका जो ट्रायल हुआ है और इसको जो पास हुआ है वो 110 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पास हुई है। इससे फ़ायदा आने वाले समय में ये होगा कि यात्रियों को बेहद कम समय लगेगा अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए, यानी कि प्रयागराज जंक्शन पहुँचने के लिए। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि इससे पहले इसकी स्पीड जो थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। यानी अब आप यहां समझ सकते हैं कि स्पीड को सीधे डबल किया गया है और निकटतम भविष्य में इस 110 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ाकर 120 से 150 भी किया जाएगा। अब दोस्तों एक बेहद रोचक बात है, क्योंकि हम भारतवासी हैं और इतनी आसानी से अगर हम माने तो अलग बात है, इस चीज़ को थोड़ा सा मजाक में ही हम बता रहे हैं कि यहाँ पर दोहरी जो प्रयागराज से फाफामऊ के बीच एक दोहरीकरण की लाइन भी थी, यानी एक डबल लाइन भी थी, यानी एक रेलवे का दूसरा ट्रैक भी था जो गंगा नदी तक जाता था और जिस पर लगभग 50 वर्षों से रेलवे ने कोई कार्य नहीं किया। रेलवे उस पर किसी प्रकार की ट्रेन का संचालन नहीं हो रहा था। यानी कि हम ये मान लें कि वो अपना जो रेलवे ट्रैक है वो सिर्फ बना हुआ पड़ा था। लेकिन अब इसके साथ हुआ क्या ये भी जान लीजिए, जो कि बहुत ही कैसी बात है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। वहाँ पर लोगों ने इस पर ऐसा कब्जा कर रखा था कि वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे अतिक्रमण इस प्रकार का था कि जानवर में जैसे गाय का गौपालन वहाँ कर रहे थे, भैंसों को वहाँ बांधा जा रहा था, भेड़ बकरियाँ हैं वहाँ बंध रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ गोबर वहाँ पाटना था, गोबर का घूर पड़ा हुआ था। मकानों के जो वहाँ पर निर्माण हो गए थे, कच्चे टेम्प्रोरी मकानों के, और कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके पक्के मकान भी बना लिए थे। अगर आप कभी उस रूट पर गए थे या कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा तब आपको ये चीज़ पता होगा। और एक विशेष बात थी कि ये जो रेलवे ट्रैक था ये बिल्कुल ज़मीन पे था, बिल्कुल भी ज़मीन से ऊंचा नहीं था, क्योंकि लोगों ने पाट के उसके गैप को, पटरियों के और ज़मीन के गैप को ऐसा भर दिया कि वो बिल्कुल समतल हो गया था। तो जब कभी इसमें ट्रेन भी जाती थी तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हम सड़कों पे जा रहे हों। और यह आपने कभी देखा होगा कुछ विदेशी फिल्मों में रेलवे ट्रैक यानी कि जो ट्रेनें चलती हैं गली कूचों से चलती हैं, तो कुछ ऐसा ही दृश्य प्रतीत होता था। मैं वो तो आपको इसमें नहीं दिखा पाऊँगा और मैं आप लोगों से थोड़ा सा इस बात के लिए भी क्षमा चाहूँगा कि मैं वहाँ की वीडियो बिल्कुल इसमें नहीं डाल पाया, क्योंकि इस समय कोरोना काल में वहाँ पहुँचना रिस्की है। तो मैं जानकारी आपको ये दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से पूरी जानकारी प्राप्त करिएगा। दोस्तों अब ये भी जान लीजिए कि ये जो रेलवे ब्रिज पे डबल ट्रैक बना, इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हमें जो घंटों इंतज़ार करना पड़ता था अब इससे हमें पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई है। यहाँ तक कि अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ में अमेठी से वाया प्रतापगढ़ होते हुए जब प्रयागराज जाते थे तो वहाँ पर हम लोग फाफामऊ में ही ट्रेन को छोड़ के ऑटो पकड़ लेते थे। और यहाँ तक कि आपको अगर मैं बताऊँ किसी का बहुत छोटा मोटा काम होता था तो वो ऑटो पकड़ के वापस उससे पहले उस ट्रेन तक आ जाता था, वहाँ फाफामऊ आ जाता था, और तब तक जो पैसेंजर ट्रेन है ख़ास तौर पे वो वहीं अटकी रहती थी। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र किया है आरपी में, जिसको प्यारे लाल भी बोलते थे वैसे कॉमेडी की भाषा में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थीं। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं सीआरएस की, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसमें काफ़ी जानकारी दूंगा। और सीआरएस के बाद हम बताएंगे जो ट्रेनें कैंसिलेशन और ट्रेनों के संचालन को लेकर जो पहले हुई थी। और अगर आपको इसकी कुछ जानकारी और चाहिए तो मैंने जो है पिछली वीडियो का लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा इस रूट की। वहाँ पर जिन ट्रेनों का निरस्तीकरण किया गया था वो ट्रेनों का संचालन पुनः हो गया है, तो इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। अब दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि सीआरएस होता क्या है। सीआरएस का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी कि रेलवे में सेफ्टी डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी जो कमिश्नर लेवल के रहते हैं और बहुत ही टेक्निकल लोग रहते हैं। ये लोग एक विशेष ट्रेन के माध्यम से ट्रेन की पटरियों का, ट्रेन के रूट का निरीक्षण करते हैं
और इसमें किसी भी प्रकार की अगर खामी पाई जाती है तो वो इस ट्रेन के संचालन को, इस रूट पर ट्रेन के संचालन को हरी झंडी नहीं देते हैं। यानी आप ये जान लीजिए कि रेलवे में टेक्निकल चीज़ों में बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे जन लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसमें जानमाल का जो है बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो हर छोटे छोटे बड़े से बड़े लेवल पर यहाँ चेकिंग होती है। और हाल ही में यानी कि 19 सितंबर 2020 को यहाँ का CRS हो गया, जिसमें मुख्य इनके अधिकारी थे वो मोहम्मद लतीफ़ खान थे। उन्होंने इस रूट पर यानी फाफामऊ से प्रयागराज इस रूट पर CRS किया और इस रूट पर ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दे दी और 110 की स्पीड का यहाँ ट्रायल करके उसको भी पास किया गया, जो मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। और इसको बढ़ाकर 120 से 150 भी कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये उन ट्रेनों की लिस्ट है जो फाफामऊ से प्रयागराज जब इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा था तो ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रेनें 7 सितंबर 2020 से यानी कि 3 सितंबर 2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 जो लास्ट डेट है उसके बाद से सभी ट्रेन अपने रूट से चालू हो चुकी हैं। यानी अब ये जो है फाफामऊ से ही होकर निकलेंगी, क्योंकि फाफामऊ जैसा मैंने बताया एक संगम है जहाँ पर 3 रूटों से 3 अलग अलग लाइनें आते हैं, ट्रैक आते हैं अलग अलग रूटों से, और वो फिर वहाँ से जो है प्रयागराज जंक्शन की ओर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ, जो कि फाफामऊ से प्रयागराज की बात नहीं है, ये है प्रयाग से प्रयाग घाट। क्योंकि प्रयागराज में काफ़ी स्टेशन है। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं इस पर भी एक आपको वीडियो दे दूंगा कि वहाँ कितने स्टेशन हैं और कौन कौन से स्टेशन से आप कहाँ कहाँ जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे आगरा अगर आप जाते हैं तो आगरा में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, वहाँ इतने सारे स्टेशन हैं। वैसे ही प्रयाग में भी इतने सारे स्टेशन है, जंक्शन है कि वहाँ भी आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये है प्रयाग से प्रयाग घाट का। दोस्तों रेलवे ने इस सेक्शन का जिसकी की दूरी है 8.5 किलोमीटर की, ये 8.5 किलोमीटर लंबा एक सेक्शन है, इसको भी जो है रेलवे ने संचालन के लिए खोल दिया है और इस पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। यानी कि इस रूट पर जो गाड़ियाँ चलेंगी वो विद्युत लोगों के साथ चलेंगी, और यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियाँ अगर वो अयोध्या के लिए है या लखनऊ के लिए है तो उनका संचालन भी विद्युत लोगों द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों ये वीडियो वैसे तो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इसमें जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये अलग अलग मायने में बहुत अच्छी जानकारी मेरे हिसाब से है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रतापगढ़ से फाफामऊ का जो दोहरीकरण का कार्य है वो प्रस्तावित है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और भारत सरकार से भी यह रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रूट का कार्य भी थोड़ा सा जल्दी चालू हो जाए, ताकि ये सेक्शन पूरा का पूरा दोहरीकरण से जो है पूर्ण हो जाए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, और कोई सुझाव देना है तो वो भी दे दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टेशन और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।